जीविका का जो सबसे बड़ा जो स्ट्रेंथ है, जो वित्तीय समावेशन होते हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन, तो हम लोग इंडिविजुअल लेवल पे ये जरूर जानते हैं कि हर घर में अगर आदमी कमाता है वो पैसे लाके अगर महिलाओं को देता है, घर में कंपनी को मांग देता है, तो वो इस चीज को लेकर आश्वस्त होता है कि बचत होगी, बेहतर होगी, पर इसको इसलिए आदमी स्वयं खर्च करेगा। वहाँ पे ठीक है, यानी घर का हो गया था। प्रबंधन है महिला कर सकती है। अरे थोड़ा चाय पी लो। लेकिन जब हम बड़े लेवल पे देखें तो क्या कोई महिला, ग्रामीण महिला कंपनी चला सकती है? क्या कोई ग्रामीण महिला बैंकिंग ट्रांजैक्शन, बैंकिंग लेनदेन कर सकती है, बड़े वित्तीय निर्णय ले सकती है? इसको लेके कहीं ना कहीं स्टीरियोटाइप या ये सोचने में हम लोग को पूरी एजेंसी होती थी कि नहीं, शायद नहीं हो पाएगा, कैसे हो पाएगा, मैनेज कैसे? ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 15 years, पिछले 15-17 वर्षों में जीविका के स्वयं सहायता समूहों ने, हमारी महिलाओं ने बैंकों से अभी तक 36,000 करोड़ रुपए से अधिक, 36,000 करोड़ रुपए से अधिक क्रेडिट लेकर और लगभग 99% रीपेमेंट, 99% रीपेमेंट इंश्योर किया है। मतलब दुनिया में कहीं भी अगर जाएंगे तो दिस इज वन ऑफ द हाईएस्ट रीपेमेंट रेट जो अश्योर कर सकते हैं एट दिस स्टेज। यही कारण है कि आज से 15 वर्ष पहले जब ये यात्रा शुरू हुई थी तो बैंकों के पास जब जाते थे, जीविका दीदियों को बैंक मैनेजर के सामने धरना देना पड़ा कि हमारा अकाउंट खुलवाइए। लोन तो नेक्स्ट लेवल की चीज है, क्योंकि कोई भी बिना कोलैटरल के, बिना मॉर्गेज के कोई भी लोन नहीं देता था कि हमारा पैसा डूब जाएगा। ये 15 साल पहले की बात है। बीच में बहुत कुछ हुआ, मैं उसकी बात नहीं करूंगा। आज की स्थिति ये है कि जितने बड़े शेड्यूल्ड बैंक्स हैं, गवर्नमेंट बैंक, प्राइवेट बैंक, नेशनलाइज या बाकी सारे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल जो कॉर्पोरेशन, सारे लोग उनके जो सबसे बड़े अधिकारी होते हैं, ईडी, एमपी, दिल्ली में बैठते हैं, मुंबई में बैठते हैं, वो हमारे यहाँ आते हैं जीविका कार्यालय में, उनसे अनुरोध करते हैं कि आप अपना बिजनेस पोर्टफोलियो और अधिक हमारे साथ कीजिए। किस लिए? क्योंकि इतना एश्योर्ड रिटर्न बड़े से बड़े बिजनेस एम्पायर या इंडस्ट्रियलिस्ट भी गारंटी नहीं दे सकता है जो जीविका की महिलाओं ने किया। तो अपनी आर्थिक उन्नति तो की है, लेकिन कितना बड़ा स्टीरियोटाइप तोड़ने का काम किया है, तो ये हमें देखना होगा। और हमेशा जो माइंडसेट चेंज करने का जो पूरा जो प्रोसेस होता है वो टाइम लेता है। मतलब जैसे अभी जी ने कहा है चाइल्ड एजुकेशन पे साइकिल स्कीम के बारे में, तो निश्चित रूप से डायरेक्टली तो ये जुड़ा हुआ था कि हमारे जो हायर एजुकेशन में गर्ल्स स्टूडेंट का एनरोलमेंट रेट काफी कम था, पूरे देश की तुलना में काफी कम था। नॉर्मली मिडिल क्लास के बाद ड्रॉप आउट बहुत ज्यादा होता था। हर एक पंचायत में हाई स्कूल्स नहीं थे। एक तो तरीका यह था कि हर एक पंचायत में हाई स्कूल बनाए, 8,000 से अधिक पंचायत में उतने हाई स्कूल बनाना, उतना टीचर का रिक्रूटमेंट कोई इमीडिएटली होने वाला नहीं। तो ये क्यों नहीं किया जाए कि गर्ल्स स्टूडेंट को हम हाई स्कूल के पास ले जाए, उसके लिए साइकिल की बात है। सुनने में आज की स्थिति में पीछे पलट के देखने में लगता है कि एक डिसीजन है, लेकिन आज से 15-20 वर्ष पहले जो लोग छपरा, सोनपुर छोड़ दीजिए, पटना में भी जो समय रहते थे, उन्होंने देखा होगा, हम लोग चूंकि यहीं के हैं, बिहार के रहने वाले हैं, उन्होंने देखा है कि उस वक्त 20 वर्ष पहले पटना में भी साइकिल चलाने वाली लड़कियों की संख्या न के बराबर थी। और जो साइकिल चलाती हुई लड़कियां दिखती थी, चाहे वो छपरा में हो या पटना में हो, तो नुक्कड़ में बैठने वाले जो बुजुर्ग होते थे या आदमी होते थे, वो उस लड़की के अभिभावक के पास, पिताजी के पास जाके बोलते थे कि लड़की को जरा संभालो, हाथ से निकल रही है। तो एक लड़की का साइकिल चलाना उसके चरित्र से जोड़कर देखा जाता है। तो साइकिल योजना के बाद एनरोलमेंट तो निश्चित रूप से बढ़ा, और जैसा वीर जी ने बताया कि केवल बिहार नहीं बल्कि दूसरे राज्यों में और दूसरे देशों में भी इस पूरे इनिशिएटिव को अडॉप्ट किया। लेकिन बाई प्रोडक्ट में क्या हुआ, ये जो स्टीरियोटाइप है वो ब्रेक हुआ, क्योंकि अब कोई भी लड़की को साइकिल चलाते हुए देखते हुए ये तो नहीं कहता है कि ये देखो हाथ से निकल जाएगी या इसका चरित्र के बारे में कोई भी। तो स्टीरियोटाइप तोड़ना, स्टीरियोटाइप टूटना समय लगता है। जीविका भी हर एक स्टेज पे वही काम करने की कोशिश करती है। थैंक यू। प्रोग्राम है ये यूनिसेफ के रिसेंट रेजिडेंस प्रोग्राम के साथ एसोसिएटेड है। सेफ स्विम प्रोग्राम जिसमें उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया कि हम बॉयज के साथ साथ गर्ल्स को भी ट्रेन करते हैं कि वो जब कोई बाढ़ की स्थिति आए तो वो खुद के अलावा
बिहार के परिप्रेक्ष्य में मैं बिहार का रहने वाला राहुल जी जो कह रहे थे न केवल स्टीरियोटाइप वो थोड़े लाइट शब्दों में है, लेकिन आप सोचिए कि बैंकिंग व्यवस्था में जब आपका रिपेमेंट 99 या 98% है तो ये इस मिथ को भी थोड़ा तोड़ता है और ये कहता है कि महिलाएं जो है उनकी इंटीग्रिटी रीपेमेंट में सबसे ज़्यादा है। तो कन्वर्सली ये कह सकते हैं कि शायद पुरुष बेईमान हो सकते हैं रीपेमेंट में, बट महिलाएं जानती हैं कि परिस्थितियां कितनी भी कठिन हो लेकिन वो अपना रोजगार चलाते हुए वो रीपेमेंट भी करती है। ये सारे जो प्रयोग थे हमारे बिहार में, उन प्रयोगों से सीखते हुए हमने देखा कि न्यू पेमेंट जैसा मैं कह रहा था कि यदि आप में आकांक्षा है तो आप न्यू पेमेंट है, यदि आप में स्किल है तो न्यू पेमेंट है। लेकिन आप सोच के देखिए, एक बाढ़ के लिए जिस इलाके में हम बैठे हैं यहाँ बाढ़ आता है, ये बाढ़ प्रभावित जिला है। मैं जिस जिले से आता हूँ समस्तीपुर से आता हूँ, वहाँ पे भी बाढ़ प्रभावित जिला है। सोचिए 2-3 फैक्टर्स हैं जो महिलाओं के खिलाफ है। एक सेल्फ रेस्क्यू स्किल कि मैं यदि उस इलाके से आता हूँ तो शायद हमारे में अपॉर्चुनिटी थी कि हम पोखरा में चले गए या जो छोटी नदियाँ हैं उसके पास गए और हमने सीखा। आई मे नॉट, मतलब हम बहुत अच्छे स्विमर नहीं हो सकते हैं, लेकिन मुझे अपने आप को कैसे फ्लोट करके बचाना है ये परंपरागत रूप से हम सीख लेते हैं। बट यही परंपरागत सुविधा महिलाओं को या बच्चियों को उपलब्ध नहीं होती है। तो ये पहला फैक्टर है। दूसरा फैक्टर ये है, बिकॉज हम जेंडर पे थोड़ा मैं आता हूँ, मेरी 2 बच्चियाँ हैं। एक कि मैं पुरुष हूँ तो मैं बच्चा पैदा नहीं करता हूँ, दैट इज वन, दैट इज अ बायोलॉजिकल फैक्ट। मगर जो सोशियोलॉजिकल फैक्ट उसका है उससे जुड़ा हुआ है कि यदि रेस्क्यू की बात होगी तो मैं शायद पहले उठ के अपने आप को रेस्क्यू कर लूँगा, यदि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन क्या कोई भी इस तरह की संस्थाएं रेस्क्यू के लिए आती है। लेकिन यदि महिलाओं को रेस्क्यू करने की बात है तो बहुत सारे सामाजिक फैक्टर, पहली तो बात रहती है कि उनको बच्चे को लेके ही जाना है। दूसरा फैक्टर है जो हम कई बार नहीं देखते हैं, जो हमारा डिजास्टर में काम है उसके दरमियान आप देखते हैं, और जो खास करके कोसी के पार्ट में देखा गया था कि आप सोचिए कि बहुत सारे प्रयोग हुए हैं, टीम बोर्ड्स है, इस तरह का है कि आप आए, आप देखिए SDRF है, SDRF इज ऑल बाय मेन। यदि वो बटालियन जो है सिर्फ पुरुषों का है, आप ये सोचिए, और जब आप आते हैं रेस्क्यू के लिए तो आप कहते हैं कि हम सिर्फ महिलाओं को रेस्क्यू करेंगे। तो एक महिला को, जो अभी हम सारी बातचीत कर रहे थे, इतने डिपेंडेंट है वो पुरुषों पे, मगर रेस्क्यू करने पुरुष आता है और वो कहता है कि आप घर को छोड़ के आप जाइए। और उसी में ऐसा देखा गया था कि वहाँ पे जब उनको लेके गए तो पता नहीं चला कि घर वाले कहाँ पे हैं, एंड देन दे फॉल इन वेरी सच थिंग्स जो कि नहीं होने चाहिए। तो उसको ध्यान में रखते हुए जो बिहार स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उनके सेवक, और ये बांग्लादेश में बहुत सफल रहा। तो हमने क्या किया कि जो लड़कियां हैं हमने सेफ स्विम प्रोग्राम एक्सटेंड किया कि लड़कियों को हमें सेफ स्विम में ट्रेनिंग देनी है, जिससे कि उनका जो सेल्फ रेस्क्यू स्किल्स है वो बढ़ गया है। तो यहाँ तक तो सफलता है, लेकिन आप देखिए इससे एक एसोसिएटेड समस्या ये हुई कि ये हमने सिर्फ पटना में कोशिश किया करने के लिए। अब समस्या ये है कि पूर्णिया से यदि किसी लड़की को पटना में आके सीखना है तो अब हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ये आया हुआ यार रिकॉर्डिंग कर लेना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ तक जैसे ये बात हो रही है, सशक्तिकरण का एक बहुत इम्पोर्टेंट डायमेंशन होता है आपका इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो है। तो इस चीज़ में मैं रेखा के पास चलना चाहूँगी, क्योंकि जैसे काफ़ी बार हम लोग देखते हैं बिहार एक ऐसा स्टेट है जहाँ की विमेन का सबसे लो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, और जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो काफ़ी हद तक इनफॉर्मल सेक्टर में है। रेखा जी किसानों के साथ लाइवलीहुड्स के साथ काम करती हैं, तो कुछ विमेन जो इसमें जुड़ी हुई हैं एग्रीकल्चर से, काफ़ी बार आउट ऑफ चॉइस ना होके, आउट ऑफ मतलब ऑप्शन नहीं होता है उनके पास, लड़कों का पलायन होता है और वो बचती केवल महिलाएं हैं, जो किसानी है वो नहीं ले जाती। तो इस तरह की रैंकिंग से पे आपको रखना आपने सवाल किया जस्ट, और अभी तक की जो हमारी बात होती है हम नई महिला या सशक्त महिला को कैसे देखते हैं, तो जब हम कहते हैं कि एक विमेन, एक महिला एम्पावर्ड है, अर्थ ये हुआ कि उस महिला के पास इतनी शक्ति है कि वो अपनी लाइफ में हर लेवल पे अपनी चॉइसेस बना सके, उसके पास इतनी रिसोर्सेज हों कि वो उन चॉइसेस पे एक्ट कर सके। उससे जो फल आता है, अब कर लिया, उसका जो फल मिला उसको भी वो भोग सके,
उसका लाभ उठा सकें। तो इन सब को करने के लिए जो इनेबलर्स होते हैं, हम लोग अक्सर उनकी बात करते हैं कि जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हुई, लाइक इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, वो इसका एक पक्ष हुआ, एजुकेशनल एम्पावरमेंट वो दूसरा हुआ, हेल्थ तीसरा हुआ, और बहुत सारे ऐसे हैं जो उसको इनेबलिंग इन्वायरमेंट देते हैं जिसमें कि वो महिला सही में जो उसके लिए सही है उसका चुनाव करके उस पर काम कर सकती है। तो अब मैं आपके क्वेश्चन पे शेयर की जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है, जो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट है, वो काफी महत्वपूर्ण है। सॉरी, आपके क्वेश्चन ही मैं थोड़ा सा मिस कर गई कि जो महिलाएं खेतों में कंपल्सरी काम कर रही हैं, व्हाट डू यू आस्क अबाउट इट? जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन का नंबर दिख भी रहा है, काम हो रहा है, वो काफी हद तक एम्पावरमेंट के बजाय आउट ऑफ चॉइस के कंपल्शन। नो एग्जैक्टली ये हमारे यहाँ की विडंबना है। इनफैक्ट हमारे भारत की भी विडंबना है कि एजुकेशन रेट हमारा काफी हाई हो रहा है, अटेंडमेंट से लेकर हायर एजुकेशन, लेकिन जो महिलाओं का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो घट रहा है, खासकर के फॉर्मल सेक्टर्स में। अगर हम बात करें ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में, अभी भी ये 2% के अप्रॉक्स है, और इनफैक्ट घटता जा रहा है। बिहार में अगर मैं गलत नहीं तो शायद 6.5% के आसपास है। तो जो हम सब देखते हैं, और बहुत सारे रिसर्च हैं, आई थिंक मेरे फेलो पैनलिस्ट ने बहुत सारे रिसर्च भी इस पे किए हैं, और जो हमारा एक्सपीरियंस है कि एक बहुत बड़ा कारण जो है कि जो महिला, जिसको हम लोग जेंडर नीड्स कहते हैं, कि महिला की जो एक नीड है उसको आज ध्यान में रखकर उसके हिसाब से पॉलिसीज की थोड़ी कमी है। क्योंकि महिला जो है, एक तो जेंडर स्टीरियोटाइप्स है, नॉर्म्स हैं कि चाइल्ड केयर जो है, बहुत सारे जो डोमेस्टिक काम हैं, एंड इससे भी पहले जो एक लार्जर इशू है कि डोमेस्टिक वर्क और चाइल्ड केयर को आदमी हम काम नहीं मानते, जो कि महिला के जिंदगी का 60% का हिस्सा हम लोग काम करते रहते हैं, घर के काम करते हैं, बच्चे पैदा करने में करते हैं, पालने में करते हैं। ज्यादातर पुरुष शायद वापस आके, मैं कुछ को नहीं बोल रही हूँ, बट ज्यादातर ये होते क्या किया गया। सो ये एक बड़ा ही पैराडॉक्स है कि जो आप आजीवन कर रहे हैं उसको कहीं रिकॉग्निशन नहीं है। अब चूंकि इसको रिकॉग्निशन नहीं है हमारे यहाँ, जैसे हम बहुत सारी जो नीड्स है हमारी, सोशल प्रोटेक्शन नीड्स, सोशल वेलफेयर नीड्स, दिस शुड कम अंडर दैट, कि जो चाइल्ड केयर है, जो हेल्थ, जो केयर वर्क है, उसके लिए इनफ पॉलिसीज, इनफ इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है ताकि महिला जो है उसका लाभ ले सके। आज के दिन में आप देखेंगे, जिस न्यू वुमेन की हम बात करें, हर कोई काम करना चाहता है। शहर में भी ज्यादातर महिलाएं काम करना चाहती हैं, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस आना चाहती हैं, क्योंकि हम इस न्यू लिबरल कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में रह रहे हैं जहाँ सब कुछ पैसे से वैल्यू देखा जाता है। तो और गांव में भी इनफैक्ट बहुत सारे एक्सपोजर की वजह से, नरेगा की वजह से अब महिलाएं घर में नहीं रहना चाहती हैं, अब वो बाहर जाके फॉर्मल वर्क में काम करना चाहती हैं और पे होना चाहती हैं, पैसे कमाना चाहती हैं। तो ये एस्पिरेशन हर जगह है, ये बिल्ड हो। जो हमारा मेन जो प्रोडक्टिव ईयर होता है 20 से 35 साल का, ये वही है जिसमें आप सबसे ज़्यादा पढ़ सकते हैं, काम कर सकते हैं, स्किल सीख सकते हैं, लेकिन साथ में आपको ये सारे डोमेस्टिक और केयर वर्क भी करने हैं। एंड वी डोंट हैव इनफ सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। वी डू हैव आंगनवाड़ी, ICDS, but it's not sufficient, not in terms of quantity and quantum. तो ये बहुत बड़ा जो है वो गैप है हमारे यहाँ, और गांव में तो और भी है, थोड़ा बहुत शहर में फॉर्मल में तो कहीं कहीं चाइल्ड केयर आ जा रहा है। इनफैक्ट आई ऑल्सो रेड अबाउट GE इनिशिएटिव की जो सरस्वती को पालन योजना है अर्बन सेक्टर में कर रहे हैं, एंड आई एम वेरी होपफुल कि ये थोड़ा ज़्यादा महिलाओं को लाभ पहुँचा सके। बट इसकी लार्जर स्तर पे जरूरी है, और प्लीज ट्रस्ट मी फॉर देमसेल्फ, यू डोंट नीड टू गिव टू मेनी, जस्ट गिव देम टाइम, जस्ट गिव देम रिलायंस कि उसके बच्चे, उसके घर वाले जो है दे आर इन सेफ हैंड्स। हर महिला मेहनत करती है, काम करती है, सब कर देती है, सो वी नीड दैट, हमें उसकी जरूरत है। और गांव में तो मजबूरी है, जो आप बात कर रहे हैं वो कंपल्सरी फेमिनाइजेशन है, सो देयर इज नो चॉइस। थैंक यू सो मच। काफी सारी बताया। Let's link this economic empowerment with the access to health. Bhupeshwari ma'am works with the Healing Fields Foundation, and she has a program called Community Health Entrepreneur Program, where women are empowered as agents of change, especially in the sector of health. So ma'am, could you please
men and women. And quickly we realized within a year or two that the men love to do the infrastructure projects and bigger projects. But world over, there are studies which says women is the custodian of health. Not just in India, not just in Bihar, but across the world. And so we started focusing on women, and we started seeing the change that they were bringing one-on-one discussions with the others. And women, we feel, are much more engaged in what is happening emotionally, physically, and as well as they are willing and open to learn and give that learning to the others. In Buxar, we had a lady survey करते हैं हम ऐप में पता हुआ हमारा गांव में बड़ा से कूदा निकल कर आया टॉयलेट्स में। एक बार मैं नहीं So देख पाया toilets, तुम्हारा। this is the kind of commitment that these women do. There are other stories also that we have as part of our community about project, where they have given first aid fellow. She was the one who told me and put her proper education to the children, and nobody can question that because it is her own money. She is earning it through the health activity that she does. They come what they call quote unquote guardian. कौन है guardian? Must be husband or a son or a mother-in-law आते हैं। क्यों आते हैं? क्या कर रहे हैं लोग? किधर जा रहे हैं? ये इन लोगों को बुलाया गया है और ये whether they will go astray. After the first month, मुकेश्वरी मैम और डीएम सर गज ईश्वरी जी ने सम्मानित करते हुए ये बहुत खूबसूरत सा कप है और उपहार के रूप में सारा जिला में निर्मित पैसे आते हैं तो वो कैसे प्रायोरिटाइज अपने परिवार को करती है rather than अपने पर्सनल जरूरतों को। तो इस तरह जो नेशनल बॉर्न लीडरशिप वाली स्किल्स के बारे में आपने बात की, इकोनॉमिक डिपार्टमेंट, तो इसी पर आगे बढ़ते हुए she has a work on the inheritance rights, Indian Succession Act जो है उसके अमेंडमेंट के बाद से महिलाओं को भी बराबर का अपने पैतृक संपत्ति में हिस्सा मिलने लगा है। इससे हम कुछ चीजें एक्सपेक्ट कर रहे थे कि किसी तरह के रिजल्ट्स आएंगे, पर रेना की रिसर्च में कुछ डिफरेंट रिजल्ट्स आए हैं इससे। तो हाउ डज इनहेरिटेंस राइट्स, what potential does it have in empowerment of women, and the results that we have seen that have been slightly counterintuitive. What can we do so that they aim further empowerment? Thank you. This is a difficult question to answer, so I'll take it in a few parts. So the Hindu Succession Act basically does the kind of employment opportunities that you want to access, you should be able to access greater employment. You know, these kinds of things that we expect, greater decision-making power. And but what I find in my paper, and I didn't expect it, is that as women get more empowered through property rights, their fertility is increased, and that is very counterintuitive because when women have more empowerment, we should see the number of children that she has decreased because you know that she has better things to do with her time than just look after children. I mean, not in a bad way, but you know there are opportunity costs to this. But we find this increase, and the reason we find this increase is because she wants to have more sons. And that is because we live in a society where we value sons because they give us more economic, social, and religious power. So you have better security in old age if you have sons. And so what we are saying is that if these women who have property rights, but they were not empowered in other dimensions like education or employment, what they do, they use that little empowerment that they have to have more sons to secure their future. So they're trying to minimize this. So they're really like very rational economic actors who are saying that, you know, if I have just
दूसरा, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, उन्होंने भी इंश्योर किया है कि बिहार में, जैसा पहले भी कहा गया कि विमेन को एक एज कॉन्स्टिट्यूएंसी देखने का जो चलन है कि बिहार में बहुत पहले से शुरू हुआ। और जो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं, यानी इक्वालिटी वर्सेस इक्विटी। एक अगर बात हुई इक्वालिटी की, यानी हम सबको बराबर के रिसोर्सेज देंगे, सबको बराबर के चांसेस देंगे, मेल हो या फीमेल हो। लेकिन अब हमें ये सोचना होगा, समझना होगा कि अगर कोई एक आदमी यहाँ पे खड़ा है और कोई आदमी यहाँ पे पीछे खड़ा है, दोनों को अगर इक्वल रिसोर्स देंगे, इक्वल अपॉर्चुनिटीज देंगे, तो ये जो फासला है, ये जो गैप है, वो बरकरार रहेगा। वो 1.1 पे दोनों को पहुंचने के लिए अगर सेम रिसोर्सेज देंगे तो सेम सर्कमस्टांसेस भी देना होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम इक्वालिटी की नहीं, इक्विटी की बात करते हैं कि महिलाएं जो आफ्टर पोस्ट को क्या होता है, तो उसमें बाहुबल, धनबल, ये सब चलता है। इसके बावजूद अगर जीविका की दीदियां 500 की संख्या में मुखिया बन रही है, तो वो बाहुबल या धनबल के कारण नहीं बन रही है, जो इंपावरमेंट हुआ है उसके कारण बन रही है। 11,000 से अधिक जीविका दीदियां वार्ड सदस्य, 700 से अधिक सरपंच है। तो जो नंबर है वो बहुत इंकरेजिंग है। और जो इंपावरमेंट हुआ, सरकार ने तो हमेशा सामाजिक और आर्थिक इंपावरमेंट की बात की, लेकिन ये जो आउटकम जो आया पॉलिटिकल इंपावरमेंट का, वो मैं उसको इंटीग्रल पार्ट करता हूं। आपकी बातों के पीछे पब्लिक लाइब्रेरी और इस तरह के एक्सेस की चीज़ों के बारे में बात आई, तो ये बात सही है कि आज भी एक्सेस कुछ हद तक कम है महिलाओं का कहीं जाकर पढ़ने में या किसी तरह के रोजगार पार्टिसिपेट करने में। राकेश जी एक इनिशिएटिव से जुड़े थे देशवा में पब्लिक लाइब्रेरी के बारे में, तो मैं चाहूँगी कि आप इस बात पर प्रकाश डालें कि इस जो पब्लिक लाइब्रेरीज हैं या सिमिलर मूवमेंट्स कहीं भी हो रहे हैं, तो वहाँ पर किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को, लड़कियों को, फीमेल स्टूडेंट्स को जोड़ सकें। और इसीलिए हमें थोड़ा एम्पावरमेंट को बाकी जनरेशंस में भी देखने की जरूरत है। तो आज के दिन यदि आप रिप्रेजेंटेशन देखें तो पहले तो सोचा गया था कि 50% है तो 50% महिलाएं चुन के आएंगी, मगर आज के स्थिति में यदि आप देखेंगे तो हमारा कम से कम 52% जो आगे हमारे पास उपलब्ध है। तो ये पक्की सी बात है कि 2% महिलाएं ऐसी है जो रिजर्वेशन के अलावा है। यदि हम खाली ये भी मान लें कि और 50% जो है वो रिजर्वेशन से आएगा, तो यदि आप 2 जनरेशन या 3 जनरेशन तक, जब मैं जनरेशन कह रहा हूँ तो सिर्फ बायोलॉजिकल जनरेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, यदि 3 बार आपने रिप्रेजेंटेशन का मौका दिया है, महिला लड़की है, तो एक तो वैसे ही सारी जिम्मेदारी उसको दे दी जाती है, और वो खुदा न खास्ता पढ़ने के लिए भी बैठ गई तो उसके कितने मुश्किलों का सामना करना। तो जो पहली चीज हमें भी जब हम पढ़ने गए तो अट्रैक्ट किया कि क्या आपके पास, जिसको फेमिनिस्ट लिटरेचर में रूम ऑफ वंस वुमन भी बड़ी है, उन्होंने कहा है कि भाई क्या आपके पास एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप अपने आप हो सकते हैं। तो जो हमारी ये लाइब्रेरी है या जो CLCDC की कोशिश है कि एक ऐसा स्पेस क्रिएट हो जहाँ पे आपको हर वो सुविधा उपलब्ध है, एक बैठने की चेयर हो, पढ़ने की चीजें हो, कुछ रेफरेंस के लिए किताबें हो, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो आपको सबसे ज्यादा मोटिवेट करता है कि क्या आपके पास वो पीयर ग्रुप है क्या। हम सब ने प्रतियोगिता परीक्षाएं दी है या पढ़ाई किया है, सबसे बढ़िया लर्निंग का तरीका होता है कि आप समूह में पढ़ाई करते हैं, ग्रुप लर्निंग करते हैं। तो ये जो पूरा इनिशिएटिव है, एक तरह से कह सकते हैं कि ये जो देशवा में इनिशिएटिव है वो एक समूह का इनिशिएटिव है। कुछ बच्चे जो वापस आए अपनी जगह जहाँ पर कि वो सारे तरह बैठ के पढ़ सके, शांति से जो भी उनके एस्पिरेशंस हैं उनकी तरफ मेहनत कर सके। और उसमें हम एक और बात आ जाती है कंडीशनिंग की। आपने एक छोटा एग्जाम्पल दिया कि एक गिलास पानी लाने का, पर कंडीशनिंग हमारे यहाँ समाज में इस तरह से होती है जो इन छोटे एग्जाम्पल से लेकर काफी बड़े रूप तक जाती है कि बहुत ही भयावह जो रूप है वो लिंग आधारित हिंसा का, जेंडर बेस्ड वायलेंस, जिसका कि जिसके नाम से इस वक्त पता चल रहा है
अलग नहीं है। आज भी करीब 30 से 40% अलग अलग क्षेत्रों में अगर हम जाएँ तो महिलाएं हैं जो इसके बारे में रिपोर्ट करती हैं कि वो अलग अलग तरह के वायरस की शिकार हुई हैं। लेकिन ये जो है ये अपने आप में एक अंडररेटेड आंकड़ा है। ये बहुत बार महिलाएं बात नहीं आती हैं और जो हमारे यहाँ वायलेंस का कॉन्सेप्ट है वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो स्टीरियोटाइप की हम बात कर रहे हैं। बहुत सारी महिलाएं अगर थोड़ा हुआ तो जिससे वो ओके होती हैं कि चलो कोई बात नहीं, खास करके जो ग्रामीण महिलाएं हैं कि ठीक है एक थप्पड़ या 2 थप्पड़ लग गए तो कोई बात नहीं, खाना तो नहीं खा रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा बैरियर है। वो बचपन से ही शायद देखा जा रहा है, सिखाया जा रहा है। तो एक ये हो गया। दूसरा जो बहुत सारे तरीके का वायलेंस होता है, जो मेंटल वायलेंस है, इमोशनल वायलेंस है, जो आर्थिक वायलेंस होता है कि अगर आपको जरूरत के पैसे नहीं दिए जा रहे, तो हर तरह का वायलेंस है। और हमारे यहाँ इसकी कमी है कि लोग को इस चीज़ों की पता चले, जो महिलाओं को इस तरह की चीज़ों की पता चले। तो हम लोग 2 तरीके से इस पर काम कर रहे हैं अपने FTOs के थ्रू। हम बिहार में FTOs के थ्रू काम करते हैं, बहुत सारे इंटरवेंशन करते हैं। करीब 56 FTO हमने यहाँ बनाए हैं, जिसमें करीब 20,000 मेंबर्स जुड़े हुए हैं। तो जेंडर सेंसिटाइजेशन की हम वहाँ पर ट्रेनिंग करते हैं, जिसके अंतर्गत जेंडर बेस्ड वायलेंस जो होता है एक मेजर कॉम्पोनेंट है। इनफैक्ट रिसेंटली हमने NCW नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन और वुमेन के साथ मिलकर एक ये बनाया है, एक मॉड्यूल बनाया है 4 लेवल के लिए, जिसमें पॉलिसी मेकर्स भी हैं, कम्युनिटी भी हैं, रिसर्चर्स भी हैं और एक जो एक्सटेंशन वर्कर एट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनके लिए भी है। तो इन चीज़ों ये ऐसा प्रॉब्लम है जिससे आप एक तरफ से यदि अटैक करेंगे तो दूसरी तरफ से बढ़ जाए। तो मल्टीपल फ्रंट से एक साथ हमें जेंडर के ऊपर जो कंडीशनिंग है और जो हमारी इंटरनलाइजेशन है जेंडर स्पेसिफिक रोल्स की, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की, जिन्हें हम कई बार पहचान भी नहीं पाते हैं, तो मल्टीपल फ्रंट से अटैक करना पड़ेगा। हमारे साथ डॉक्टर रश्मिका बिहेवियर इकोनॉमिक्स इनका फील्ड ऑफ स्टडी भी रहा है और इनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी है। ये ADRI के साथ बिहार में इस तरह की काफ़ी स्टडीज भी कर रही है। तो मैं आपसे इनसाइट्स चाहूँगी कि जो बिहेवियर इकोनॉमिक्स की इनसाइट्स हैं उनका हम यूटिलाइज किस तरह कर सकते हैं, ना केवल एज एडमिनिस्ट्रेटर्स बट ऑल्सो हर कोई अपने अपने घरों पे इसका किस तरह यूज करेगी। जो कंडीशनिंग हमने एज समाज में हानि पहुँचाई, नुकसान पहुँचाई। So that is a very, I mean there is no simple answer to that. एक चीज़ जो एक behavioral aspect मैंने already कहा is aspirational aspect होता है। जैसे policy changes जो बिहार गवर्नमेंट में हम देख रहे हैं, जैसे राहुल जी ने कहा जैसे साइकिल के आने से aspirations, so there are these बहुत सारे लड़कियों के बारे में अभी आप जैसे देख रहे हैं कि सड़कों पे see so many women as police officers, whether they are private police officers or not. There are these behavioral kind of stereotypes that we think these jobs are required a lot of physical strength, ये महिला के लिए नहीं है। वो सब स्टीरियोटाइप्स हो रहे हैं। लेकिन अगर हम इस तरह से सोचें कि एक चीज़ हम क्या कर सकते हैं एज अ पॉलिसी, फ्रॉम पॉलिसी पॉइंट ऑफ व्यू, जो बिहेवियरल इकोनॉमिक्स के इंसाइट्स को यूज़ करें, तो मुझे लगता है कि वो शुड थिंक ऑफ पॉलिसीज दैट आर built targeted towards building trust within communities, because trust factor is a very important factor जो कि हम we face everywhere, whether it's in health, in education, whether it's strive for and so last night grassroots पे जो address करना है हमें, और community के अंदर जो कोई समाज है, हमारे जो छोटे-छोटे मोहल्ले हैं, हर एक लेवल पे समाज में आपसी विश्वास, ट्रस्ट बिल्ड करने की आवश्यकता है। आगे बढ़ते हुए एक आखिरी सवाल जो बार-बार बातें आ रही हैं हमारी कंडीशनिंग की, पुरुषों पर निर्भरता की, एक साथ मेटा फेमिनिस्ट की
फर्टिलिटी रेट है या जो हम लोग फीमेल फर्टिसाइड दोनों को हम एड्रेस कर सकते हैं। ऐसा हुआ भी है क्योंकि आज हम लोग यूरोप में देखते हैं या वेस्टर्न कंट्रीज में या जापान में देखते हैं, हम लोग चाइना में देखा है कि जो एजिंग पॉपुलेशन की बात करते हैं तो रिप्लेसमेंट रेट जो है वो कहीं ना कहीं आपको या तो डिस्टॉर्टेड हो गया है या कम से कम बच्चे पैदा करने का एक जो ट्रेंड है बहुत नेचुरल ट्रेंड है पूरी दुनिया में देखने को मिलता है। तो हम लोग जब कम्युनिटी में कम्युनिटी लेवल पे जीविका की तरफ से काम करते हैं हेल्थ सेक्टर में भी काम करते हैं तो ये इंस्टीट्यूशन बेस्ड ना हो कम्युनिटी बेस्ड हो। हम क्या करते हैं कि ग्राउंड लेवल पे महिलाएं हम प्रिवेंटिव जो साइड है डिजीज का जो ट्रीटमेंट का उसका प्रिवेंटिव साइड है उस पे और साथ ही साथ बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन के ऊपर यानी हम लैक्टेटिंग मदर के लिए या प्रेग्नेंट लेडीज के लिए न्यूट्रिशन कैसे इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट 1000 डेज कैसे इंपॉर्टेंट है, उसमें हमको कम्युनिटी के लिए अवेयरनेस कराना कैसे हम बैकयार्ड में अगर हम न्यूट्री गार्डन किचन गार्डन अगर बनाते हैं तो उसका फायदा कैसे गर्भवती महिला या जो नई जो माता बनती है उनको कैसे उसका लाभ होता है, बच्चे छोटे होते हैं उनको कैसे लाभ होता है। तो अगर आप मैटरनल जो करने के लिए मैं चाहूंगी कि सभी पैनलिस्ट अपने जिन फील्ड्स में काम कर रहे हैं कोई पसंदीदा की अपनी सक्सेस स्टोरी रही यदि हम डिबेट सिर्फ महिलाओं के मुद्दे पे करेंगे और पुरुषों की बात नहीं करेंगे तो हमें थोड़ा गहराई की तरफ बात करना ही होगा, तभी हम बहुत सारे मुद्दों को क्योंकि मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ उस सेगमेंट को कि बदलाव तो हुआ है जो हम सब भी बात कर रहे हैं और आज का पुरुष तैयार भी है और मैं वो उदाहरण आपको उसकी न्यूट्रिशन उसका न्यूट्रिशन अच्छा है तो आई गेस फॉर दिस आल्सो सन प्रेफरेंस के लिए भी हमें वो पॉजिटिव डिविडेंस दिखाना पड़ेगा क्योंकि समाज में आज भी देखेंगे तो डिस्पाइट ऑल द आर्ग्यूमेंट दैट इज कमिंग दैट यू नो सन्स या बेटों को हम देखते हैं कि हमारे बुढ़ापे का सहारा है बीएससी के लिए स्कॉलरशिप 24,000 रुपये मिलता है पूरे साल का। फिर चूंकि अभी सरकार की एक स्कीम है हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज खुल रहे हैं, इस एसोसिएशन से ये हुआ कि उस लड़की ने अगले साल दरभंगा में अभी इंजीनियरिंग में एडमिशन सो दैट हैज बीन और वो ट्रांजिशन सिर्फ इसलिए हो पाया है क्योंकि स्कॉलरशिप की गारंटी है कि अब वो स्कॉलरशिप 48,000 रुपये पर ईयर हो जाएगा और उस 48,000 रुपये में जो सरकार ने सब्सिडाइज कर रही है तो उसकी पूरी कोर्स फी हो जाएगी। तो आप देखिए कि ये जो सक्सेस है एक पुरुष जो पिता है लेके आता है कोशिश करता है एक स्कॉलरशिप जब आता है तो वो बच्ची जो बीएससी करना चाह रही थी वो भी बीए के मुकाबले इंस्पिरेशन था ऑन द पेडेस्टल बट नाउ शी इज ट्राइंग फॉर इंजीनियरिंग। So I think that in a way success है जो हम इसी जनरेशन में देख रहे हैं। So that is high point for our library, so to say. Till thank you. बहुत धन्यवाद आपको आगे बढ़ने में सपोर्ट कर रहा है। I have more aggregate level data to highlight something. So when I was doing research on NREGA, I found that when women are working on a NREGA and they get income through NREGA, they tend to spend it on their children in terms of milk consumption, in terms of their protein consumption. And I found that very encouraging because there's so much positive spillover, especially an intergenerational impact of women's employment. So I found that very heartening. So the more we can push for women's employment, we can see all these greater benefits for the next generation. Thank you so much. So not just the individual success stories, they are also aggregating at such level that it is reflected in the data as well. That is, I think, a big fact. We can all clap for ourselves. We are contributing to it. Yes, so I just add to what Nayana said. So I already said that Bihar has set a precedent in many levels. Even if we look at aggregate levels, differently there are certain things like labor participation, infertility rate, whose indicators अभी भी हैं which are seen as measures, इसमें हम अभी भी low हैं. So I think what has been discussed so far are all important issues, but it's the whole society. Includes men, women, children, everyone, and only
the economy, the society has to progress simultaneously. There has to be opportunities created. Like the government is doing an excellent job by giving quotas and reservations to women, but then government jobs are only 9% of all jobs. So we need to bring in more industries, more good jobs, so that these we also see positive indicators in aggregate income. Thank you so much. And आपने सर जीविका की सक्सेस स्टोरी जो है काफी देखी है, मतलब हमारे फेवरेट was जब इंडिया टुडे का एक कवर दिखाया गया हमें, जिसमें कि जीविका की वुमेन एक देश का एक बहुत इम्पोर्टेंट मैगजीन है, और उसमें अगर महिला इस फ्रंट पेज पे है, मुझे पर्सनली ये सक्सेस स्टोरी काफी अच्छी लगी है, काफी जीविका में हर महिला की जो कहानी है वो बहुत ही बुरी है। मैं एक बताना चाहूँगा, एक जो मैंने एक्सपीरियंस किया जीविका में एक दीदी थी। कुछ साल पहले जब वो अपना अनुभव सुना रही थी, कुछ साल पहले एक रेलवे स्टेशन पे जाके उनका छोटा बच्चा था, और पहले से उनके 3 बच्चे थे। जो बच्चा था चौथा बच्चा था, और बेटा था, मतलब ऐसा नहीं कि लड़की है, वो बेटा था। वो महिला रेलवे स्टेशन पे जाके ट्रेन में बैठी हुई है, बच्चे को गोद में लेके, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा मतलब उदासी है या रो रही है, और उस बच्चे को वो किसी तरह से सीट पे छोड़कर, जब ट्रेन चलनी शुरू हो जाती है वो करने की कोशिश करती है, बच्चे को छोड़कर उस जो कंपार्टमेंट में और भी महिलाएं थी, तो थोड़ा सा डाउट भी हो रहा था कि क्या बात। तो जो बाकी 2-3 महिलाएं थी उन्होंने उसको रोका और पूछा कि क्या बात है। बहुत रोने लगी। उसने मतलब गरीबी के कारण वो अपने चौथे बच्चे का पालन पोषण कैसे करेगी, तो अपने बच्चे को जल्दी घर में छोड़कर उतरना चाहेगी। तो किसी भी माँ के लिए अपने बच्चे को गरीबी के कारण ट्रेन में छोड़ के उतर जाना ये कितना हृदय विदारक हो सकता है, कितना दर्दनाक हो सकता है। वहाँ से वो जो 2-3 महिलाएं जो जीविका से जुड़ी हुई थी, उन्होंने उसको बताया कि जीविका में कैसे हम लोग समूह बनाते हैं और कैसे आपको छोटा छोटा जो रोजगार है या स्वरोजगार है उसमें हमको मदद करते हैं। उससे उन्होंने जोड़ा। ये 2016 के आसपास की बात है। 16 में उस महिला ने जुड़कर ग्रुप से पहली बार 20,000 रुपये का लोन लिया उस ग्रुप से, और उसने कुछ मुर्गी पालन का काम शुरू किया, और धीरे धीरे बैंक से 2022 में मिला था। 6 साल के अंदर उस महिला ने, जिस जिले में अभी वो है दक्षिण बिहार जिले में, उसने 60 लाख रुपए की पूंजी, 60 लाख रुपए की पूंजी से बड़ा पोल्ट्री फार्म बनाया। 60 लाख रुपए ऑब्वियसली उसने लोन लिया, और वो जब वो अपना अनुभव शेयर कर रही थी, जिस मंच पे मैं था उसी मंच पे माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी थे और भी कई बड़े अधिकारी मंत्री सब थे। उस महिला ने कहा कि मैं आज प्रतिदिन 10,000 रुपये की आमदनी करती हूँ। मुझे बताना पड़ा क्लियर करके कि प्रति माह नहीं यानी प्रतिदिन कह रही है, यानी और में हम उनसे बहुत लोग जो बैठे हैं, हमारी सैलरी हमारी आमदनी से अधिक। तो ये मैंने इसलिए कहानी बताई कि 2 एक्सट्रीम है, ये 2 एक्सट्रीम है। गरीबी का अपने बच्चे को चलती ट्रेन में छोड़ा, उसे 60 लाख रुपए की पूंजी मैं 6 साल में तैयार करना मेरा कर। ये दोनों एक्सट्रीम के बीच में भी बहुत सारी कहानियां हैं, लाखों कहानियां हैं जो जीविका के अंदर हम लोग को रोज देखने को मिलती है, और ये कहानियां ही, ये सक्सेस स्टोरी हमें और मेहनत करने के लिए और काम करने के लिए प्रेरित करती है। बहुत सबसे पहले मैं एक सवाल करना चाहता हूँ कि ये भी स्कूल में होने के चलते रूरल लोग काफ़ी फायदे की थी। आज जब मैं सवेरे उठा हूँ तो मैंने देखा है कि लोग गुजर और सज्जय से हंसते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, और जो दूसरी तरफ जो बचपन और साक्षी बदे उन्होंने काफ़ी कोशिश की अपनी बात रखने की। उन्होंने पिछले 8-10 महीने से लगातार सरकार को कहा, तो किस तरह से इन बातों को एड्रेस किया जा सकता है कि हमने चेंज ये चेंज कैसे आ सकता है। और दूसरी बात मैं रेखा जी को मैं पूछना चाहता
राजीव जी की बात को आगे बढ़ाते हुए कि क्या सेंसिटाइजेशन की जरूरत केवल महिलाओं के लिए जो है, या कुछ पुरुषों को ही है केवल, या कुछ महिलाओं को भी? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग एडेप्ट हो चुके हैं, हमारे यहाँ हाउस वाइफ है, लेकिन जो कई महिलाएं इधर आई हैं जो हाउस हस्बैंड होते हैं, हमारे कई कलीग्स हैं वो उन्हें अपने साथ ले जाने में संकोच का अनुभव करते हैं, उन्हें कैसे क्या सेंसिटाइज किया सकता है? तो ये दो अलग अलग मेरे सवाल है, रेखा जी से है दूसरा, और जो पहला है वो मैं राहुल जी से चाहता हूँ बताया ये जो ग्रेजुएशन है स्टूडेंट से कैसे उसे थैंक यू। देखिए मैं नहीं समझ सकता हूँ, लेकिन मैं वो नहीं करूँगा, मैं इसका जवाब देने की कोशिश करूँगा, लेकिन मेरी सीमा है, इसलिए मैं उसके बीच में नहीं मैं जवाब दूँगा। मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि जस्ट एज ए सिटीजन मैं इसको जवाब दे रहा हूँ, हमेशा से मैं ये कहता हूँ कि एक जो परसेप्शन बनता है कि हमारे कुछ राजनेता है तो प्रवक्ता है, हमारे कुछ अधिकारी ही प्रवक्ता है। मैंने अपने अनुभव से देखा है और मुझे हमेशा पॉलिटिकली करेक्ट रहने की जरूरत नहीं है। मैं फ्लड के समय मैं ऐसा नॉर्थ बिहार के जिलों में सर्व करने का मौका मिला है, हर जिले में फ्लड को मैंने झेला है और रेस्क्यू और रिलीफ किया है। चलती नाव पे हम लोग जब बोरे में क्लीन मटेरियल लेके चलते थे और पानी से घिरे हुए परिवारों को देखते हुए चलते थे, प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई गई नाव में ही पीछे मीडिया के भी हमारे कुछ लोग रहते थे और वो हमारे सामने जब माइक करते थे, जो भोजपुर का एरिया मतलब भोजपुरी का एरिया है, तो हमारे सामने हमारे मुंह पे हमारे लोग कहते थे, उनसे पूछा जाता था कि भाई सरकार ने कुछ किया है? आपको कुछ नहीं किया है, हमको कुछ नहीं मिला है। ये मैंने अपनी आंख से देखा है। तो इसलिए मैं ये मानता हूँ कि करप्शन या ये जो चीजें आपने अभी कही, ये केवल एक सर्टेन कैटेगरी तक, सर्टेन क्लास तक ही सीमित नहीं है। हमारा समाज, हम सब लोग यहाँ पे हैं, हम जैसे हैं हम जैसे होंगे, हमारे नेता भी वैसे ही होंगे, हमारे प्रतिनिधि भी वैसे ही होंगे, हमारा सिनेमा भी वैसे ही होगा, हमारा हर कुछ वैसे ही होगा, क्योंकि वो अलग अलग माइक्रो कल्चर होते हैं ना, ये सब का प्रतिनिधित्व करता है। तो आपने जो सवाल पूछा है बहुत ही मौजूद है और इस पे हम लोग मतलब घंटों बात कर सकते हैं, डिबेट का सवाल है, लेकिन इसका लबोलुआब ये है, इसका क्रक्स ये है कि हम जैसा चाहते हैं, हम जैसा सोचते हैं, हमको मिलता है, हम ऐसा मतलब डिजर्व भी करते हैं। ये मतलब इस ज्यादा से केवल बात कर सकते हैं, बट आई थिंक इसको हम लोग इशारे से नहीं करें। बिल्कुल ज़रूरत है सेंसिटाइजेशन की, क्योंकि महिलाएं नहीं हैं जो स्टीरियोटाइपिंग और अलग-अलग जो नोशंस ऑफ इंटरनलाइजेशन है उसकी शिकार हैं। आप लोग भी हैं, कुछ नहीं हो सकते कि आप भी कहीं ना कहीं थोड़े विक्टिम हैं, एंड दैट्स ट्रू। क्योंकि अगर महिला को या लड़की जो होती है उनको बचपन से अगर ये सिखाया जाता है कि आप एक गुड गर्ल बनिए, आवाज़ नीची कीजिए और सही, तो पुरुषों को भी सिखाया जाता है कि आप कभी एक पुरुष हैं या मैस्कुलाइन है, जिसे हम मैस्कुलिनिटी और आज के डेट में टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी भी कहते हैं, कि आप तभी पुरुष हैं जब आप अपनी पत्नी, बेटी वगैरह वगैरह पे कंट्रोल रख सकते हैं। और बहुत सारी जो कंडीशनिंग आपको सिखाई जाती है, आप रो नहीं सकते, इमोशनल ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए, उसका एक बड़ा सबूत है कि एनिमल जैसी मूवीज जो है आज हमारे देश में इतनी सेलिब्रेट हो रही है। So yes, ज़रूरत दोनों को है, लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं I'm always cautious, क्योंकि कई बार ऐसा ना हो कि जो महिला का स्पेस है, क्योंकि प्रॉब्लम दोनों जगह है, लेकिन प्रिविलेज भी अलग अलग है। पुरुष कई चीज़ों में ज़्यादा प्रिविलेज्ड हैं और महिलाएं हिस्टोरिकल मार्जिनलाइजेशन की शिकार हैं, चाहे वो शिक्षा में हो, चाहे संपत्ति में हो, चाहे अपॉर्चुनिटीज में हो, चाहे जो भी नॉर्म्स कंस्ट्रक्ट हुए हैं। तो ये जो मार्जिनलाइजेशन है, ये बहुत बड़ा गैप है और ये बढ़ता जा रहा है। जब तक महिला ने पढ़ना सीखा तब तक मोबाइल आ गया, महिला के पास मोबाइल नहीं आया। जब तक मेरा सवाल होगा, हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं,
हैं, महिलाओं के विकास और प्रोग्रेस की बात करते हैं। इसके लिए हम सरकार की पॉलिसी, पुरुषों का नजरिया, समाज के नजरिया की बात करते हैं। लेकिन क्या महिला टुवर्ड्स महिलाओं के प्रति क्या सही व्यवहार करती हैं? अगर क्या वो अपना नजरिया बदल देंगी तो क्या हमारा ये विकास और प्रोग्रेस कुछ और तेजी से नहीं बढ़ पाए? नहीं है, महिलाएं भी हैं, लेकिन मैं जब कोशिश करती हूँ उसको देखने की तो थोड़ा एम्पैथाइज होकर देखने की कोशिश करती हूँ कि क्यों है। तो मुझे जैसा समझ में आता है कि अगर मैं एक महिला हूँ, मैं खुद 30 साल या 40 साल तक मैं उस साइकिल में गई हूँ जो साइकिल ऑफ सप्रेशन होता है, और 40 के बाद हमारे यहाँ सोसाइटी में जनरली 35-40 के बाद जब महिला के बच्चे बड़े हो जाते हैं, शादी हो जाती है, तो उनको फिर वो जो बहुत सारी अथॉरिटी, ऑटोनॉमी, पावर वो मिलता है। आई विल बी वेरी स्पेसिफिक, जब आप सास बन जाते हैं तो होता क्या है कि वो जो इंटरनलाइजेशन है, वो जो एक्सपीरियंस आपका होता है, कहीं ना कहीं वो कुछ केसेस में निकलता है। तो ये एक साइकिल है जिसको ब्रेक करना जरूरी है। और एक बार मैं बात कर रही थी प्रोफेसर अनिल गुप्ता सर से, वो बहुत बड़े विचारक हैं, और उन्होंने मुझे ये सजेस्ट किया कि मैडम आप काम जो कर रही हैं ठीक है, महिला पुरुष बच्चे सबके साथ, थोड़ा आप इस कैटेगरी की महिलाओं, इस एज ग्रुप की महिलाओं के साथ भी काम करें ताकि वो कल्चरल शिफ्ट है जो घर से भी शुरू हो, क्योंकि उनके पास पावर बहुत है, इन्फ्लुएंस बहुत है। तो एब्सोल्युटली जितने ज़्यादा लोग होंगे आवाज़ उठाएंगे, उतनी ज़्यादा इसमें हमारा विकास तेजी से होगा। वी होप सो कि हर महिला जो थोड़ा एम्पावर हो रही है, जो समझ रही है, वो आगे इसको और अच्छे से दूसरे को सपोर्ट करेंगे, फ्यूचर जनरेशंस। थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा काम कर रहा है बिहार में, रूरल एरियाज में, रिमोट विलेजेस में हम भी काम कर रहे हैं। और जो मुझे चैलेंज लगता है कि कॉन्स्टेंटली किस तरह की अपॉर्चुनिटीज की जा सकती हैं, क्योंकि अब वो कंज्यूमर सेंट्रिक चीज़ें हो गई हैं गाँव में भी, और हम भी कई बार कोशिश करते हैं इसमें कभी सही के साथ, कभी कोशिश के साथ कभी। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ किस तरह के चैलेंजेस आप देख रहे हैं रूरल महिला को लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज में। दूसरा, क्या आपको लगता है कि वी शुड हैव अ थिंक टैंक where we can all discuss our challenges and see how we can grow coalition, किस तरह की opportunities और मुहैया कराई जा सकती है, डेवलपमेंट सेक्टर जो कॉर्पोरेट ये पूरा कॉन्सेप्ट है सेल्फ या कोऑपरेटिव कॉर्पोरेट एक्ट। इसकी बुनियाद ये होता है कि that something which cannot be achieved alone can be achieved together। ये पॉवर्टी एलिवेशन के लिए भी ये सब जगह यूनिवर्सली ये एक मूल मंत्र के रूप में माना है। तो पहला स्टेज के ऊपर, दूसरा हुआ किसी भी चीज़ के लिए फाइनेंशियल चाहिए, माइक्रो फाइनेंस की जितना भी है या अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ऑफ बैंकिंग, उसमें हम लोगों ने देखा है बचपन में कैसे आर्बिट्रेरी जो इंटरेस्ट रेट है उसके कारण जो पॉवर्टी का पूरा बिजनेस साइकिल है वो बहुत ज़्यादा मतलब गहरा हो जाता है। उसको ब्रेक करने के लिए हमें ऑर्गेनाइज्ड लैंडिंग में एक्सेस चाहिए था, जो हम लोग ने किया। अब तीसरा आता है कैस्केशन हो गया, कैपेसिटी हो गई, अब लाइवलीहुड में हमें हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि ये सप्लाई बेस्ड नहीं होना चाहिए कि हम कहीं गए और हमने कहा कि ठीक है आपको हम ये किराना की दुकान करा देते हैं, हम कहीं गए हम आपको ये मवेशी बकरी पालन करा देते हैं। इसलिए हम लोगों ने जीविका में खास करके जहाँ हम एसेट ट्रांसफर करते हैं, जैसे अल्ट्रा कोड के जो हम पूरा में सतत जीव पालन नहीं होता है, तो अगर हम किसी दीदी से पूछेंगे महिला से कि आप क्या करना चाहेंगे, तो उनके लिए सबसे आसान होता है अपने घर में ही किराना की दुकान करना। लेकिन जो सैचुरेटेड मार्केट है ऑलरेडी, अगर कोई एक पंचायत है या एक पंचायत भी तो काफ़ी बड़ा होता है, एक गाँव है जिसमें अगर 1000 की आबादी है तो वहाँ पहले से 3 किराना दुकान है, 14 किराना दुकान अगर खोलेंगे तो वो उसी टॉपिक में वो प्रॉफिट शेयर करेंगे। लेकिन वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो बोलते हैं कि घर में रहना हो, परिवार भी देख ले, बच्चे भी देख, तो हमने फॉर्मल मार्केट सर्वे का मॉडल बनाया, यानी वो भी देखें कि उनका कंस्ट्रेंट क्या है, बहुत दूर नहीं जा सकते, लेकिन उस मार्केट में जरूरत भी चाहिए, हम सप्लाई और डिमांड के बीच में बैलेंस करके
Santhali, they were either संजीवनी सेलर मेंबर सर हमको जानना था कि हमारे जो संजीवनी सेल की दीदी हैं, ऐसे जीविका की जितनी भी अधिकतर दीदी हैं, वो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं हैं, साक्षर है या फिर निरक्षर है, साक्षर या निरक्षर है, एजुकेटेड भी बहुत कम है। तो क्या अभी जो जीविका हमारे उत्थान के लिए, हम पंजाब उत्थान के लिए इतना काम कर रही है, तो इस पर कुछ काम करेगी? अगर दीदी काम कर रही हैं, रोजगार से जुड़ी हुई हैं, बट कहीं ना कहीं जब जॉब का बात आता है, हमारे जीवन में बहुत सारा ऐसा पद आता है जिसमें दीदी का सिलेक्शन हो जाता है, बट उनका पढ़ाई ना होने के कारण वहाँ पर वो छूट जाती हैं। तो क्या इसके लिए जीविका कुछ आगे काम करेगी? इस पर सर जैसे पहली बात आई थी कि हम लोगों ने कम्युनिटी लाइब्रेरी काम करियर डेवलपमेंट शुरू किया। फंड के अभाव में जो भी हम लोगों ने 100 जगह पहले शुरू किया। इसी बीच हम लोगों ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के साथ हम लोगों ने एग्रीमेंट किया है। जो कम्युनिटी लाइब्रेरी हमने खोली है वो पहले जीविका दीदियों के जो नेक्स्ट जनरेशन के जो बच्चे हैं और खास करके बच्चियां हैं उनको पढ़ने का स्पेस और रिसोर्स मुहैया करें। लेकिन जो हमारी जीविका दीदियां हैं जो हो सकता है 30 साल 35 साल 40 साल 50 साल की हैं, उनको फंक्शनल लिटरेसी या फंक्शनल एजुकेशन के लिए NIOS के साथ उन्होंने एग्रीमेंट किया है। कुछ जिलों में ऑलरेडी पायलट हम शुरू कर चुके हैं कि वो घर पे ही रहेंगे, क्योंकि उनके लिए बहुत मुश्किल है कि इस एज में 40-50 की एज में बाहर नहीं जाके कॉलेज में या स्कूल में हम पढ़ सकें। उनके लिए ओपन स्कूलिंग के साथ उन्होंने करार किया है और उस दिशा में भी हम लोग काम कर रहे हैं। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि कुछ CLF हम लोग के प्रयास के अलावा, जैसे संगम CLF मुजफ्फरपुर का हम लोग बार-बार उदाहरण लेते हैं, उन्होंने अपने 7000 मेंबर है, उन्होंने क्या किया कि 5 रुपया हर एक मेंबर से महीना में देना शुरू किया। 35,000 रुपये का एक फंड बनाया और उसको विद्या निधि फंड मतलब विद्या फंड का नाम दिया और कहा कि हमारे दीदियों के जो बच्चे हैं जो मेधावी हैं लेकिन रिसोर्स की कमी है, उनको उस 35,000 40,000 रुपये से हम स्कॉलरशिप अपना शुरू करेंगे। ये CLF ने किया है, जीविका की CLF ने किया है। हमारा प्रयास तो है ही। आपने जो ये कहा मैं थोड़ा सा करेक्ट करूँगा, आपने कहा कि जीविका के माध्यम से हम लोग के माध्यम से महिलाओं के उत्थान के लिए काम किया जाए। ये पार्शियली पूरा सच नहीं है। सच ये है कि आप लोग अपने उत्थान के लिए काम कर रहे हैं और हम लोग उसमें थोड़ा प्रयास कर रहे हैं। इसको इसी तरह से देखना चाहिए। आपने हजारों करोड़ रुपया के पोर्टफोलियो आप चला रहे हैं, कोई भी CLF में बाकी पब्लिक के लिए बताना चाहूँगा, हमारा कोई भी CLF जो है अपने 4 से 5 करोड़ रुपया सालाना उनका ट्रांजैक्शन होता है। और इसमें भी बड़ी बात है जो संगम का मैंने नाम दिया, संगम CLF का 24 से 25 करोड़ सालाना का ट्रांजैक्शन है। एक कंपनी अगर 5 करोड़ 10 करोड़ के टर्नओवर वाली कंपनी के लिए हमको क्या एक अकाउंटेंट रखना होता है, चीफ अकाउंटेंट रखना होता है, ऑडिटर रखना होता है। हमारी जो 8वीं 10वीं पास जो महिलाएं हैं वो अकाउंटिंग सीख के हम लोगों ने 1 लाख महिलाओं को अकाउंटिंग सिखाया है, वो अपना खुद करती हैं। और जब हम लोग ऑडिट कराते हैं शायद ही हम लोग कोई डिस्क्रिपेंसी उसमें मिलती है। तो ये काम हो रहा है, यदि हम लोग एजुकेशन वाले उस पर भी काम कर रहे हैं। टर्न द बस करके एक एजेंसी है जो IIM और IIT के जो पुराने लोग हैं जो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन उनके साथ उनका करार है। पिछले साल 48,000 लड़कियों का जो +2 में इनरोल थी, उनको हम लोगों ने अपने TTP जो हमारे डाटा में टर्न द बस उसके साथ जोड़ा। उनको ऑनलाइन कोचिंग, ऑनलाइन कंटेंट देके उसमें से अच्छी खासी संख्या में लड़कियां फर्स्ट डिवीजन पास हुई। इस साल उसका फीडबैक और रिजल्ट का नतीजा ये आया कि 2023-24 सत्र में जो भी एग्जाम होगा जनवरी-फरवरी में 1 लाख लड़कियां हमारी इससे जुड़ी हुई है। तो हम लोग एजुकेशन के लिए काम करते हैं, काफी बड़ी संख्या है, समय लगेगा, कुछ हम प्रयास करेंगे, कुछ आप करेंगे। अड़ोस पड़ोस में वो एक्चुअली इस स्केल पर अब पहुंच चुकी है कि इंडिया से बाहर बैठे अमेरिका में रहकर रिसर्च कर रही है, मतलब PhD को वहीं पे प्रोफेसर है। तो यदि इतनी दूर तक हमारा डेटा दिखाई दे रहा है, हमारे यहाँ के बदलाव को दिखाई दे रहे हैं, तो सच में ये बहुत गौरवशाली बात है और ये हमें प्रोत्साहित करते हैं कि हम आगे की ओर और तेज रफ्तार से बढ़ सकेंगे, फर्दर और बदलाव ला सकेंगे। मैं पहले दिन से सभी पैनलिस्ट का धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप लोगों ने इतना सारा अपना समय हमें दिया और इस मुद्दे पर चर्चा की। और साथ ही बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी जो ऑडियंस बैठे दर्शक लोग, आप लोगों ने भी अपना बहुमूल्य समय दिया, इस मुद्दे पर हमें बातचीत सुनी, अपने प्रश्न रखे। सभी को बहुत धन्यवाद। कब और
उपहार भेंट करें। उसके बाद मैं सर से आग्रह करूंगा कि रेखा कुमारी मैम मैम को सर स्मृति चिन्ह लेकर सम्मानित कर रहे हैं। ये सोनपुर बयान का लोगो का कप और उपहार। अब हम डॉक्टर डायना बोस मैम को स्मृति चिन्ह कप और उपहार देकर सम्मानित करें। उसके बाद कप और उपहार देकर सम्मानित करें। सर सागर जी राजीव कुमार सर को स्वागत अभिनंदन करें। अब और बाहर देकर उन्हें भी सम्मानित करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर।